टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मैं और कोहली साहब आपको कई सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो अब तक शायद वाकिफ आप नहीं होंगे या फिर कई सारे कंफ्यूजन होंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उससे होने वाली आमदनी पर कैसे बचाएं टैक्स, और अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उससे आमदनी हो रही है तो वहां पे क्या बनती है, कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। और अगर आप उलझे हैं टैक्स कैलकुलेशन की पेचीदगियों में, तो आजकल ढेर सारी यूटिलिटीज हैं, इससे आप कैसे मदद ले सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार हम आपको एक स्पेशल बात बताने वाले हैं, वह है प्रॉपर्टी से जो आमदनी होती है वो, यानी आपने कोई घर खरीदा, कोई प्लॉट खरीदा, कुछ समय बाद आपने बेच दिया, तो उस पर आपकी टैक्स की देनदारी कैसे बनती है और टैक्स को कैसे बचाएं। आज हम और कोहली साहब यही चर्चा करेंगे। कोहली साहब, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी ने घर खरीदा, किसी ने प्लॉट खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उससे जो आमदनी होती है, जिसको हम कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं, और उसमें बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि इसमें जब टैक्स का गणित लगाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग की डेडलाइन है उसके हम बहुत नज़दीक इस समय खड़े हुए हैं और ज़्यादातर लोग मैंने देखा उलझ जाते हैं इस शेड्यूल CG इसको बोलते हैं। और CG कुछ नहीं, कैपिटल गेन की आपने जो जिक्र किया उसकी कैलकुलेशन है। लोग ये नहीं पता लगा पाते कि हमारी कॉस्ट कितनी है और कहाँ कहाँ इसको कैसे कैसे दिखाना है, और अगर इसको बचाना है तो कैसे बचाना है। फिर जैसे मैंने कॉस्ट की बात बताई, तो कॉस्ट में क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या नहीं जोड़ना है, और फिर अंततः कैपिटल गेन कैसे निकालना है। इन सब पेचीदगियों में लोग उलझ जाते हैं। मुझे लगता है जो पांचों हेड्स हैं ना इनकम के लक्ष्मण, उसमें सबसे ज्यादा अगर पेचीदगियां यहीं पे, और सबसे ज्यादा सोच विचार करने वाला हेड वो यही। हाँ, बिल्कुल। अगर आप इसमें उलझे हुए हैं तो आपको बताऊं कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। वो है कि आप जो घर बेच रहे हैं, जिससे आपको आमदनी हुई है, उस घर को आपने अपने पास कितने समय तक रखा है, जिसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग पीरियड। जी, होल्डिंग पीरियड जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो होल्डिंग पीरियड अगर आपका 24 महीने या इससे कम है तो उससे आपके टैक्स की देनदारी पर असर पड़ता है। कोहली साहब, अगर 24 महीने या इससे कम है होल्डिंग पीरियड, तो उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और होल्डिंग पीरियड 24 से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कहते हैं। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का महत्व ये है कि टैक्स की कैलकुलेशन चेंज होती है। और मान लिया किसी ने 24 महीने इससे कम रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, तो कैसे उस पर टैक्स की देनदारी बनती है? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, यानी कि आपने 2 साल से जिस समय लिया था और जिस समय बेचा, 2 साल के अंदर अंदर ये दोनों के दोनों ट्रांजैक्शंस हो गए, तो फिर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है अपने स्लैब रेट के हिसाब से। मतलब जो आपकी आमदनी हुई वो आपके स्लैब में जुड़ जाएगी। स्लैब में जुड़ जाएगी, यानी कि जो गेन हुआ, आपको जो बेचने का अमाउंट आया और जो खरीदने का अमाउंट था, सीधा सीधा उसको उसमें से घटाइए। कुछ चीजें और घटा सकते हैं, उसकी आगे चर्चा करेंगे, और वो आपकी इनकम में जाके जुड़ जाएगा। उसमें टैक्स बचाने का कोई तरीका नहीं बचता। उसमें टैक्स बचाने का बदकिस्मती से कोई तरीका। अच्छा, मान लिया जाए किसी की प्रॉपर्टी जो है 24 महीने या उससे ज्यादा की है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। बिल्कुल, 24 महीने अगर आपने होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। और लक्ष्मण, इसमें मैं ये भी जिक्र कर दूं कि जिस डेट को आपकी रजिस्ट्री हुई थी, उस डेट से आपकी गिनती शुरू होगी। या आपने अगर अपार्टमेंट लिया है तो जिस डेट को आपका अलॉटमेंट हुआ था वो डेट मानी जाएगी। ये डेट ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि लोग इसमें भी उलझ जाते हैं। बिल्कुल, अगर 2 साल से फालतू हो गया है तो वो LTCG, ज्यादा पॉपुलर टर्म ये है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। और अगर ये होता है तो फिर टैक्स बचाने के आपके कई सारे दरवाजे। एक मिनट, आपने कहा कि मान लिया फ्लैट ले रहे हैं तो अलॉटमेंट लेटर जिस दिन मिला उस दिन से 24 महीने काउंट किया जाए। जी। और हमने बेचा वो कौन सा डेट काउंट किया जाए? आपने बेचा तो जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हुई, उस डेट से वो माना। तो वहां पे टैक्स की देनदारी कैसे बनती? तो टैक्स की देनदारी वहां पर, जैसा मैंने कहा कि टैक्स बचाने के रास्ते खुल जाते हैं आपके सामने। STCG की तरह नहीं है। जो भी आपको गेन हुआ है उसमें 20% आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अब इसमें एक डेट महत्वपूर्ण है लक्ष्मण, वो डेट है 23 जुलाई 2024। ये इस दिन बजट आया था, आपको याद होगा। उस पर मैं आऊंगा। हाँ, 23 जुलाई 2024। हाँ, तो ये डेट महत्वपूर्ण एक डेट बन चुकी है। इससे पहले यदि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और आप बेच कभी भी रहे हैं उसको, तो आपके पास 2 विकल्प खुल जाते हैं। अब ये 2 विकल्प ध्यान देने वाले हैं। या तो आपके पास 20% टैक्स आप निकाल लीजिए, और इस 20% टैक्स के हिसाब से आप इंडेक्सेशन लगाइए। इंडेक्सेशन क्या है, बहुत जल्दी से बता देता हूं। 2001 1 अप्रैल
ये डेट महत्वपूर्ण है, यहाँ से ये इंडेक्स शुरू होती है और हर साल ये इंडेक्स निकाली जाती है। उस तारीख को, यानी जिस भी साल में आपने खरीदा है वो इंडेक्स लीजिए। अगर आपने 2001 1 अप्रैल से पहले खरीदा है तो फिर आप एक वैल्यूएशन करा लीजिए 1/4/2001 की, और वहां से आप इंडेक्सेशन की गिनती शुरू कर दीजिए और उसके हिसाब से अपनी कॉस्ट को आप बढ़ा सकते हैं। ये सुविधा इसलिए दी गई है जिससे कि आपके ऊपर कैपिटल गेन की ये सारी चीजें हैं 24 जुलाई 2024 से पहले खरीद 23 जुलाई 2024 से पहले लिए तो 20% प्लस इंडेक्सेशन या फिर 12.5% बगैर इंडेक्सेशन से। अब एक दूसरा हालात है जहां पे किसी ने 23 जुलाई या उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस पर क्या बनता है? अगर 23 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी खरीदी है फिर तो अभी मुश्किल से 1 साल से थोड़ा फालतू बीता है, तो फिर आपके पास वो विकल्प नहीं है, यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसको हम CII कहते हैं वो आप नहीं लगाएंगे। आप सीधा सीधा अपनी सेल में से परचेज घटा के और 12.5% टैक्स आप देते हैं। 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये 12.5% जो टैक्स है उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब मिलेगा? इसमें मैं देख रहा 2-3 शर्तें होती हैं जी। उसमें यह है कि अगर आपने 23 जुलाई से पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें आपके पास विकल्प है, तो आपको सरकार ने एक तरह से लाभ दिया है कि आप चाहें तो 20% इंडेक्सेशन लगा के देखिए और बिना इंडेक्सेशन के लगाना चाहते हैं तो आप 12.5% ले लीजिए। अब टैक्स पेयर क्या करे कि उसको कंपेयर करना चाहिए। आपको याद होगा लक्ष्मण, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम लोग कंपेयर करते हैं किसमें ज्यादा फायदा है। यहां भी एक विकल्प है, तो आप दोनों विकल्पों को सामने रख के देखिए, इंडेक्सेशन लगा के देखिए, 20% लगा के देखिए और बिना इंडेक्सेशन के 12.5% लगा के देखिए। जिसमें फायदा हो उसको चूज कर सकते हैं, परंतु 23 जुलाई 2024 से पहले प्रॉपर्टी होनी। तो ये तारीख बड़ा इंपॉर्टेंट है, 23 जुलाई 2024। अब तो ये तो रही बात आपने कि टैक्स कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे। अब टैक्स बचाने के क्या क्या तरीके हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स? देखिए, टैक्स बचाने के तरीके जो हैं वो जैसा कि मैंने कहा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा के आप अपनी कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। पर ज्यादा बड़ा जो तरीका है लक्ष्मण, वो एक ऑप्शन मैं दिख रहा हूं यहाँ पे, घर बेचकर घर खरीदना, इसका मतलब क्या हुआ? उसी पे आ रहा था मैं। तो ज्यादा बड़ा तरीका मैं कह रहा था वो ये है कि सेक्शन 54 के अंतर्गत आप अपने प्रॉपर्टी में जो आपने पैसा कमाया है, जो आपके पास आया है, उसमें जो गेन हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस पे, जो उस पर गेन हुआ है, जो आपने गेन निकाला है, उस गेन को अगर आप किसी दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगा दें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल, इसीलिए घर खरीद कर घर खरीदे, बिल्कुल, घर बेचकर घर खरीदे तो आपको माफ हो जाएगा। 10 करोड़ रुपए इसमें सीमा रखी गई है, यानी कि अगर 10 करोड़ से ज्यादा का आपका मामला है तो फिर आप सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं ले। ये 10 करोड़ क्या है? ये गेन्स है या फिर कुल कीमत? 10 करोड़ गेन है आपका। अगर गेन है तो फिर आप भूल जाइए, आप 54 नहीं मिलेगा। सरकार मानती है कि ऐसे लोगों को अधिकतम 10 करोड़ तक है। हाँ, मतलब आपको ऐसे लोगों को फायदा देने की जरूरत नहीं। ऑप्शन 1 साल से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं। इसमें यह है कि आपको खरीदी कब है, यानी कि आप सेक्शन 54 का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको कब खरीदनी है। 1 साल पहले भी उस ट्रांजैक्शन से अगर पहले आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका भी आप फायदा ले सकते हैं, या 2 साल बाद, 2 साल बिक्री के 2 साल के अंदर खरीदा। ये तो हुई लक्ष्मण खरीदने की। अगर आप बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको बेचने की डेट से 3 साल तक का टाइम दिया जाता है। इस 3 साल के अंदर अंदर आपको वो प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी। 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसकी परिभाषा क्या रहेगी? कंस्ट्रक्शन कर लिया, जिस डेट को आपको डेट ऑफ कंप्लीशन, आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन होता है वो मिल जाता है, वो मानी जाएगी। अच्छा, ये 2-3 चीजें अब इसमें अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक होता है कि घर खरीदकर घर बेचकर घर खरीदें, अगर किसी ने नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो उसका क्या होगा? मान लीजिए प्लॉट है आपके पास, अब किसी ने प्लॉट बेच दिया, तो हम तो अभी तक बात कर रहे हैं कि घर खरीद के घर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर प्लॉट बेच दिया फिर भी आप एक घर खरीद लेते हैं तो सेक्शन 54F के अंतर्गत आपको छूट मिल जाएगी। और इस छूट में पर फर्क, दोनों छूटों में एक छोटा सा फर्क है। इसमें आपको पूरा पैसा निवेश करना पड़ेगा, जबकि 54 में आपको याद होगा मैंने जिक्र किया था सिर्फ गेन निवेश करना। अच्छा, यहाँ पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन आपको उसमें लगाना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंशियल वाले मामले बिल्कुल, समय सीमा वही है, 1 साल पहले, 2 साल बाद या 3 साल कंस्ट्रक्शन की समय सीमा वही की वही रहती है। तो ये रहा, तो ये पूरा आपका रहा कि LTCG को कैसे बचाएं। इसमें एक चीज और देख रहा हूं मैं कि पूरी छूट पाने के लिए 100% जो रकम आपको लगानी पड़ेगी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी। 54F के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जबकि 54 में खाली गेन को करना पड़ेगा। तो ये सारा है LTCG को कैसे बचाएं। एक शर्त और है कि सेक्शन 54 के अंतर्गत वो ये कहता है कि आपके पास जो घर है
उसके अलावा एक घर आप और ले सकते हैं। अच्छा। जबकि 54 में ये लिमिट नहीं है। हाँ। ये ध्यान देने वाली बात है, 54 में लिमिट नहीं है। 54F में एक घर आपके पास है, एक और ले सकते हैं। अगर आपके पास इससे ज्यादा हुए तो फिर 54F का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे, लेकिन एक जो आखिरी में आपके पास आऊंगा, एक बॉन्ड का मामला चलता है कि बॉन्ड में भी आप निवेश कर सकते हैं, उसमें क्या शर्तें होती हैं? जी हाँ, अगर आप घर नहीं लेना चाहते, आपको घर की जरूरत नहीं है, तो सेक्शन 54EC दिया गया है। इसके अंतर्गत 50 लाख रुपए तक 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, जैसे आपने देखा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, समय समय पे बॉन्ड आते रहते हैं, उसको आप उसमें निवेश कर दें। 50 लाख सीमा 50 है लाख तक निवेश कर और 6 महीने के अंदर करना है और 5 साल तक आपको इसमें पैसा रखना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप निकाल लेते हैं तो जो छूट मिली थी वो नहीं मिलेगी। तो ये है, ये लॉक इन पीरियड इसमें यहाँ पे रहता है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा सा आपसे समझूं कि ये लॉक इन पीरियड 5 साल का है, इन सब के अलावा इस पूरे मामले में कैलकुलेशन एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है। वो कैलकुलेशन क्या होता है वो मैं थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए, जो यहाँ पे अभी दिखेगा आपको। जी हाँ, कैलकुलेशन जब आप करते हैं कैपिटल गेन का, तो उसमें क्या क्या चीजें जोड़नी होती हैं। एक तो आपने जिस कॉस्ट पे उसको खरीदा था वो लेते हैं, एक आप उसमें जो आपने रजिस्ट्री की प्राइस दी होती है वो लेते हैं, आप देखिए यहाँ पर। दूसरा, अगर आपने कुछ उस घर में सुधार किया है, अब ध्यान दीजिएगा, सुधार किया है आपने, ये नहीं कि 2 कमरे और ऊपर बनवा दी हैं, उसकी कॉस्ट नहीं मिलेगी। आपने रिनोवेशन किया है, कुछ सुधार किया है, तो वो आप ले लेंगे। इंप्रूवमेंट कॉस्ट और ट्रांसफर पे जो आपने खर्च किया है वो मिल जाएगा, और अपनी कॉस्ट, इन सबको जोड़ के और कॉस्ट उसमें से कॉस्ट में ऐड कर दीजिए, अपनी सेल कंसिडरेशन में से घटा दीजिए और अपना कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पांचों हेड्स में से लक्ष्मण सबसे ज्यादा अगर और ये भी कंफ्यूजन होता है वो इसी को लेकर, ये भी सच है कि सबसे ज्यादा टैक्स भी इसी में बन जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत नॉर्मली ज्यादा होती है, तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी। चलिए, तो ये रही कोहली साहब की जानकारी। जो अगर आप घर बेचे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी बेचे हैं, तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है, कैसे उस टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन इस बीच कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों के सवाल जवाब को लेकर के। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं तो आप लोगों के सवालों के जवाब दें। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, एक सवाल आया है अहमदाबाद से नयन आर शाह साहब का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शाह साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। जी बताएं, क्या उलझन है आपकी? कोहली साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में। सर कोहली साहब, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सर, आपका दोनों ये जो आपका प्रोग्राम है वो मैं अभी के रिलीज हो रहे प्रोग्राम में वन ऑफ द बेस्ट मान रहा हूँ, जो नॉलेज इतना शेयर करती है, इतना नॉलेज शेयर करती है कि वी आर वेरी मच हैप्पी। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अभी मेरा सवाल ये है कि इस 24-25 फाइनेंशियल ईयर में अपना जो टैक्स बजट इम्प्लीमेंट हुआ वो 23 जुलाई से हुआ, करेक्ट सर? ठीक है। अच्छा, अभी उसमें जो सर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लगने वाला है उसमें 2 रेट्स हो गए हैं। 23 जुलाई के पहले 10%, उसके बाद 12.5%। अभी जो समझो कि 23 जुलाई के पहले वाला भी जो 10% वाला जो प्रॉफिट है और 23 जुलाई के बाद वाला जो प्रॉफिट है वो समझो 1,70,000 है। तो हमें जो 1,25,000 का जो एग्जेम्प्टेड लिमिट लेना है वो 23 जुलाई के पहले वाले प्रॉफिट में लेना है कि 23 जुलाई के बाद वाले प्रॉफिट में ले सकते हैं? ठीक है, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले इस पे कुछ चर्चा भी कर रहे थे हम लोग प्रॉपर्टी को लेकर। नयन जी बहुत बारीकी वाला सवाल पूछा है, पर इस पे इसको सेक्शन 112A कहते हैं। नयन जी जो आप पूछ रहे हैं, ये जो इक्विटी से गेन होता है इसके ऊपर जो 1,25,000 का बेनिफिट मिलता है। और मैं आपको खुशखबरी ये दे दूं कि आपको इस क्लेम को लेने के लिए कोई झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप पूरे साल का, यानी कि 24-25 पूरे साल का 1,25,000 बेनिफिट ले सकते हैं। भले ही आप 10% हो या 12.5% हो, इसको पूरे साल पर स्प्रेड कर दिया गया, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप फुल अवेल करिए। नयन साहब, कोई अब कंफ्यूजन तो नहीं है? मेरा कहना यह है कि जो 23 जुलाई के पहले भी समझो कि 2 लाख का प्रॉफिट है और 23 जुलाई के बाद में 3 लाख का प्रॉफिट है, तो मैं जो टैक्स 1,25,000 जो मुझे बाद लेना है वो मैं 23 जुलाई के बाद वाले हायर टैक्स में से प्रॉफिट कम करके उसका टैक्स पे कर सकता हूँ कि मुझे 23 जुलाई के पहले वाले में बात करना चाहिए? नयन जी मैंने जवाब दिया, शायद मैं आपको स्पष्ट नहीं हुआ।
आप पूरे साल का 3 लाख 2 लाख जो 5 लाख है उसमें से आप सीधा सीधा 1,25,000 घटा सकते हैं, भले ही वो पहले का हो या बाद का हो। मैंने आपको स्पष्ट करने की कोशिश करी, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ आ गया होगा। आपको इस मामले में यानी कि 1,25,000 लेने के लिए पहले और बाद की चिंता की जरूरत नहीं है। पूरे साल के लिए 1,25,000 है, उसमें दोनों तरीके पे 1,25,000 मिलेगा एक ही बार, दोनों पे नहीं मिलेगा। तो 23 जुलाई की तारीख को भूल जाइए मोटा मोटी। इस मामले में कम से कम भूल जाइए। भले ही वो बजट बीच में पेश हुआ तो ये टाइमलाइन आ गया है, लेकिन यहाँ पे आप 23 जुलाई की तारीख को भूल जाइए। एक फोन कॉल और हमारे साथ आ चुके हैं, वो है एनके जैन साहब का। एनके जैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? हमारी ये उलझन है सर, हमने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल किया है जी। ये लैंड इनहेरिटेंस में हम लोगों को मिला था, बहुत पुराना लैंड है। तो इसको जो सेल वैल्यू है ये सेक्शन 45 में बोलते हैं कि ये एग्रीकल्चर लैंड असेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। अच्छा। तो इसको हम लोग जो सेल वैल्यू है या जो भी गेन है कहीं आईटीआर में डिस्क्लोज करना है मेरे को ये? बिल्कुल जैन साहब, डिस्क्लोज करना है, भले ही वो एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट होता है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, इसको आप एग्जेम्प्ट इनकम, एक शेड्यूल EI होता है, उसमें डिस्क्लोज करना है। परंतु अब ये लक्ष्मण परंतु यहाँ काम का है, मैं जैन साहब को सलाह दूंगा, इसको आप चेक कर लीजिए। आयकर अधिनियमों के अंतर्गत कुछ लिमिट्स दी हुई हैं, और यह है कि आपका जो लैंड है वो कितनी दूर है ऐसी म्यूनिसिपैलिटी से जिसकी पॉपुलेशन कितनी होती है। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर 10,000 की पॉपुलेशन है, 10,000 से 1 लाख तक है, तो 2 किलोमीटर रेंज से बाहर होना चाहिए। यही 1 लाख से 10 लाख हो जाता है 6 किलोमीटर, और 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर। तो ये म्युनिसिपल लिमिट्स एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रिंसिपली जो आपने पकड़ा है बिल्कुल ठीक है, माफ होता है। और इसको शेड्यूल EI यानी कि जो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एग्जेम्प्ट है प्रिंसिपली, मैं ये अभी मान के चल रहा हूं जैन साहब कि आपका इन म्युनिसिपल लिमिट से बाहर है, और अगर इसके अंदर है तो फिर लक्ष्मण ये कैपिटल एसेट कहलाएगा, फिर इस पे कैपिटल गेन भी लग जाएगा। तो जैन साहब ये चीज एक दफे चेक कर लीजिए, क्योंकि हमें आपकी लोकेशन नहीं पता है, आपका लैंड किस जगह लोकेटेड है, और एग्रीकल्चर की तो खसरा वक्सरा से होती है। एक चीज बताइए, तो जो पॉपुलेशन वाली बात आपने की तो मुझे बड़ी चिंता हो रही, तो मैं जा रहा था, मुझे भी नहीं पता वो किस लिमिट में आती है, पॉपुलेशन कितनी है, कैसे चेक करेंगे? नहीं, ये आपको जो रजिस्ट्री रिकॉर्ड और म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें पॉपुलेशन दर्ज होती है। अच्छा। हालांकि सेंसस तो अभी होएगा, अब 2027 तक रिजल्ट आएगा, पर जो लोकल पॉपुलेशन है वो आपको म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड्स में मिल जाती है। उसके हिसाब से जैन साहब एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाइए। मैं अभी ये मान के जवाब दे रहा हूं आपको कि आपका इन लिमिट से बाहर है, एग्रीकल्चर लैंड है, और शेड्यूल EI एग्जेम्प्ट इनकम में आप इसको दिखा दीजिए। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको पॉपुलेशन लिमिट वाले शर्त को देखना हो, डिटेल उसकी निकालनी होगी। जैन साहब क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इन्होंने जो सवाल पूछा तो मुझे ध्यान आया कि आजकल कई सारी यूटिलिटीज़ आ गई हैं जो सारा आपका टैक्स का कैलकुलेशन, टैक्स की देनदारी खुद ब खुद करके भर के दिखा देती हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं दिखाती उसमें। देखिए, रिटर्न अब भरने में कुछ ही समय रह गया है, बहुत थोड़ा समय बचा है, तो आपको मैं जल्दी से बता देता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें खुद ब खुद भर के आ जाती है। उसमें आपकी कुछ चिंता आपकी समझ लीजिए आपके सिस्टम ने ले ली, या आयकर विभाग ने ले ली। पहले तो जो आपके स्लैब रेट्स हैं, जैसे ही आप रिजीम चूज करेंगे तो वो स्लैब रेट्स अपने आप करेगा। आपको ये दिक्कत, ये ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं इतने से इतने तक इतने %, ये भूल जाइए। दूसरा, अगर आपका पिछला कोई सेट ऑफ लॉस है, उस लॉस को भी वो खुद ब खुद लक्ष्मण पिक कर लेगा। अच्छा, मान लीजिए आपने एडवांस टैक्स वगैरह देर से दिया है, उस पर इंटरेस्ट सेक्शन 234A-B-C का लग रहा है, आपने देरी से जमा किया है या अनइवन जमा किया है, वो अपने आप ले लेगा। और इसके अलावा आपको मान लीजिए 87A के अंतर्गत रिबेट मिलना है, 7 लाख का रिबेट पिछले साल है, उस रिबेट को भी वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। और सबसे बड़ी बात लक्ष्मण, जो 26AS जिसको मैं आमना सामना कहता हूं, और AIS जिसको मैं आईना इसे समझिए कहता हूं, इन दोनों स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन है वो भी कोलेट होके आपके रिटर्न में आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो कुछ तो आसानी है लक्ष्मण, कुछ लोग हैरान भी हो जाते हैं देख के कि ये सब कहां से डिपार्टमेंट को पता लग गया। तो हैरान मत होइए, ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, ये सब जो आयकर ने ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस किया और अब तो AI भी यूज हो रहा है, तो उस सब का कमाल है। बाकी कुल मिला के मैंने बताया इसलिए कि आपका कुछ हद तक बोझ रिटर्न भरने का जो समय है वो कम हो जाने वाला है। इस इंफॉर्मेशन को एक दफे चेक जरूर कर लीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो तो आप उसको ठीक भी कर सकते। चलिए, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा, ठीक करने के लिए वहां पे ऑप्शन रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया जमशेदपुर से कुबेर नारायण शर्मा जी का। इन्होंने दरअसल प्रॉपर्टी जुड़ा हो, प्रॉपर्टी में लोगों का इंटरेस्ट बहुत रहता है, इससे पहले का भी सवाल वैसा ही था। इन्होंने जुलाई 2024 में अपना रेजिडेंशियल प्लॉट बेचा है, जिसे इन्होंने
2001 में खरीदा था, मतलब जुलाई 2024 में बेचा है, 2001 में खरीदा था। और इस बिक्री से मिली रकम का एक हिस्सा जो है ये अपनी बेटी के साथ मिलकर फ्लैट खरीदने में लगाया है जी। और बाकी रकम अपनी बेटी और बेटे को गिफ्ट दे दिया है। बड़ा ही हिसाब से इन्होंने सारा कुछ किया है। तो इस सेल से जो उनकी आमदनी हुई तो उस पे जो है सो क्या इनको एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा या फिर दे दू दिया सबको तो छोड़ दिया जाए उसको? देखिए, बेटी के साथ खरीदा है तो जब आप इसको बचाएंगे, यानी कि आप ये सीनियर सिटीजन है, बता दो। हाँ, सीनियर सिटीजन है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। जब आप इसको बचाएंगे, यानी कि सेक्शन 54 जिसका अभी लक्ष्मण हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो आपका हिस्सा आपको निवेश करना है, बेटी का हिस्सा बेटी देखेंगी, आपका हिस्सा आपको निवेश करना। अब जो आपने गिफ्ट किया है उसके लिए मैं सलाह दूंगा कुबेर साहब को, लक्ष्मण मुझे इनके नाम से बहुत धन चिंतन आ रहा है। तो जब आप उसको करेंगे तो आपने ध्यान ये रखना है कि आप गिफ्ट डीड एक बनाइएगा जो अपने बेटी को कर रहे हैं, बाकी अपने हिस्से पे कैपिटल गेन आप अपनी रिटर्न में कैलकुलेट करके, और उसको बचाने के तरीके भी आप लगाएंगे। बेटी को अलग से अपनी कैलकुलेशन और अपना जो भी अप्रोच बना रही हैं वो लेनी पड़ेगी। चलिए, तो एक सवाल इस बीच आ चुका है कोहली साहब उत्तराखंड देहरादून से रामानुज साहब का। रामानुज जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर, उलझन यही है कि जैसे हम रिटेलर हैं तो रिटेलर के मिसाल के तौर पर अगर हमने 5 लाख रुपए से कैपिटल से अपना ट्रेडिंग करना शुरू किया तो महीने में अगर हमने 1 लाख रुपए कमाए, लेकिन टर्नओवर जो होगा यानी कि बैंक में ट्रांजेक्शन का वो ओवरऑल 2 करोड़ का हो जाता है। तो ऐसे में हमें जो अपनी ITR फाइल करनी होगी उसमें क्या प्रिकॉशन लें और क्या कर सकते हैं? चलिए, रामानुज जी का सवाल लक्ष्मण सिर्फ इनका नहीं, बहुत सारे दर्शकों का भी। CNBC आवाज के खासकर बहुत ये इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो देखिए, इसमें पहले तो आपको 2 करोड़ हो गए, तो मुझे लग रहा है आप जो 10 करोड़ की टैक्स ऑडिट की सीमा है रामानुज जी उसको पार कर रहे हैं। तो एक तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है, इस बात का ध्यान रखना है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी इसमें रखनी पड़ेगी, और ये आपको पता होगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, जिसको PGBP कहते हैं। उस शेड्यूल में आपको बाकायदा किताबें रख के टैक्स ऑडिट कराकर आपको उसमें करना पड़ेगा। और जरूरी बात लक्ष्मण कि इंट्राडे ट्रेडर जो ट्रेड कर रहे हैं वो कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि वो डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में। तो उसमें आपको रामानुज साहब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सारे ट्रेड के जोड़ करके अपनी टर्नओवर निकालनी है। आप समझ रहे हैं, मतलब जो आप टर्नओवर रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जोड़ के देख लीजिएगा। अगर आपका 10 करोड़ पार कर रहा है तो आप टैक्स ऑडिट कराएं सेक्शन 44A-B में, और प्रॉफिट और गेन्स फॉर बिजनेस प्रोफेशन लें। आपने जो खर्च किया है इस बिजनेस को चलाने में, उस खर्चों को भी, जो लेजिटिमेट खर्चे आपके बिजनेस से संबंधित हैं, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी टैक्स ऑडिट कराएंगे तो खाते तो आप रखेंगे ही, उसमें अपने आप खर्चे आ जाएंगे। रामानुज साहब, अब तो कोई उलझन नहीं रही? नहीं, ओके, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे शो में जुड़ने के लिए। चूंकि ITR का मामला अब तो आखिरी वक्त है, बिल्कुल, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? कुछ बस टिप्स यही देना चाहूंगा, अगर समय कम है तो मुझे लग रहा है आपको अपने सारे कागजात इकट्ठे करके, इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करके, बिल्कुल टेंशन फ्री होके और आप आराम से रिटर्न भरिए, स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने देखा है लक्ष्मण, गलती वहां होती है जहां स्ट्रेस हो जाता है ना, एकदम टेंशन ले लेते हैं, हाय अब क्या हो गया, लास्ट डेट आ गई, इधर फोन करो, उधर फोन करो, बैंक को फोन करो, स्टेटमेंट दे दो, वो कुछ मकान बेचा है उसको सेलर को, बायर को फोन करो, भैया ये कागज भेजो। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह के आप भरें, गलती नहीं होगी। समय समय पर जो हम टैक्स गुरु में बताते रहे हैं लक्ष्मण, YouTube पे पिछले सारे एपिसोड्स आप उसको देखिए, आपको बहुत मदद। अच्छा, गलती हो भी गई तो आप रिवाइज कर सकते हैं आगे? बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन समय पर टैक्स जरूर भर लीजिएगा। कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपको ऐसा कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। और जब अपना सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।